नीलम की देवरानी राधा को हमेशा नींद आती रहती थी। उसकी इस आदत से उसके सभी ससुराल वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी नींद खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन नीलम अपनी देवरानी राधा के साथ बस स्टैंड पर बैठी बस आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर राधा पर जाती है और उसे सोते हुए देखकर वो बोलती है, देवरानी जी बस आने वाली है, उठ जाइए, आपको कितनी नींद आती है। जेठानी जी सोने दीजिए ना, वैसे ही बहुत नींद आ रही है, घर पर पहुँच के काम भी तो करना है। देवरानी जी हम रास्ते में हैं, घर में नहीं। रास्ते में ऐसे सोना अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत करिए जेठानी जी, जैसे ही बस आएगी आप मुझे जगह दीजिएगा, मैं उठ जाऊंगी। तो सोने की क्या जरूरत है देवरानी जी, घर चलकर सो लीजिएगा। आपके सोने के चक्कर में अगर बस छूट गई ना तो घर जाके सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी। जेठानी जी सासू माँ को डांटने के सिवा और आता ही क्या है, जब देखो तब हमेशा हुकूमत जमाती रहती है, और ठंड का मौसम चल रहा है तो नींद तो आएगी ही ना। देवरानी जी ठंड सिर्फ आपके लिए ही नहीं है बल्कि सबके लिए है, तो क्या सभी आपकी तरह रास्ते में सोने लगे। नीलम राधा को जगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी बस आ जाती है और वो राधा को बहुत जगाती है, लेकिन वो नहीं उठती और बस चली जाती है, जिस पर नीलम को बहुत गुस्सा आता है। देवरानी जी मैंने आपसे पहले ही कहा था उठ जाइए, वरना हमारी बस छूट जाएगी। अब देखिए आखिर हमारी बस छूट ही गई ना। माफ करिए देवरानी जी, आँख लग गई थी, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरी आँखें नहीं खुली। कोई बात नहीं, दूसरी बस आएगी तो हम उसमें चले जाएंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना, अपने घर जाने वाली दूसरी बस शाम के 6 बजे आएगी, तब तक क्या हम यहीं बैठे रहेंगे। आपके पास इसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता हो तो बताइए। भगवान कसम आज के बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आपको अपनी नींद के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जेठानी जी अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि हम आस पास की जगह घूम ले और शाम वाली बस से घर निकल जाएं। अपनी देवरानी की बात सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बात मानने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद राधा और नीलम दोनों वहाँ की पास वाली मार्केट में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी नीलम के पास उसके पति राकेश का कॉल आता है। अरे नीलम कहाँ हो तुम लोग? अरे माँ कब से पूछ रही है तुम लोगों के बारे में। जी अभी हम यहीं पर हैं, हमारी बस छूट गई है। अरे अरे तुम लोगों की बस भला कैसे छूट सकती है? अरे बस तो वहाँ बहुत देर रुकती है। जी आप सही कह रहे हैं, बस तो बहुत देर तक रुकी थी, लेकिन देवरानी जी की नींद ही नहीं खुली, जिसके कारण हमारी बस छूट गई। वो बस स्टैंड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। तुम्हारी इस देवरानी की नींद के चक्कर में तुम्हें बहुत डांट पड़ने वाली है माँ से, क्योंकि घर में गेस्ट आने वाले हैं और उनकी दोनों बहुएं गायब हैं। बताओ भाई। जी मैं जानती हूँ माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। अब यहाँ पे शाम के 6 बजे बस आने वाली है, तो उससे पहले हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है घर आने का। अरे वो बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन 5 बजे घर पर जो गेस्ट आने वाले हैं उनका क्या करूँ? जैसे ही माँ को पता लगेगा कि तुम लोगों की बस छूट गई है, अरे वो तो सारा गुस्सा मुझ पर उतार देंगी भाई। सुनिए अगर आप गुस्सा ना करें तो एक बात बोलूं आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? यहाँ से बस नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमें लेने आ सकते हैं, तो शायद हम टाइम से घर पहुँच जाए और माँ जी की डांट भी ना सुननी पड़े। ठीक है, मैं माँ से ऑफिस जाने का बहाना करके गाड़ी लेकर निकलता हूँ, वरना तुम लोग सच में टाइम से तो पहुँचोगे ही नहीं। जी ठीक है, हम बस स्टैंड पर पास वाली मार्केट में हैं, आप वहीं आ जाइए। ठीक है, तुम लोग वहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। राजेश इतना कहकर फोन रख देता है और अपनी माँ से ऑफिस जाने का बहाना करके नीलम और राधा को लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उनके पास पहुँचता है। राजेश को देखकर नीलम बहुत खुश होती है। आप आ गए, मैं बता नहीं सकती मैं आपको देखकर कितनी खुश हूँ। अरे राधा, तुम्हें अपनी नींद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अरे बस स्टैंड पर सोना जरूरी था क्या? जाने दीजिए, अब जो होना था वो तो हो गया, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। माफ करिए भैया, गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं करूँगी। अब जल्दी चलिए वरना माँ जी को पता चल जाएगा। हाँ जी राधा सही कह रही है, हमें अब चलना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कुछ देर बाद राजेश नीलम और राधा को लेकर घर पहुँचता है, जहाँ उनकी सास कल्याणी बोलती है। बेटा तू इन दोनों के साथ कहाँ से आ रहा है? तू तो ऑफिस गया था ना? अरे हाँ माँ, मैं तो ऑफिस ही गया था,
वो क्या है ना, कुछ फाइल भूल गया था। अरे उसको लेने के लिए घर आया तो ये लोग मुझे घर के बाहर ही मिल गए। कोई बात नहीं, तू जाकर अपनी फाइल ले ले और तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ और रसोई में जाकर चाय नाश्ता तैयार करो, घर में मेहमान आने वाले हैं। जी माँ जी, अभी जाते हैं। नीलम और राधा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रसोई में आकर खाना बनाने में लग जाती हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन राधा की हद से ज्यादा सोने वाली आदत सुधरने की जगह और बिगड़ जाती है। एक दिन उसकी जेठानी और सास मंदिर जाने के लिए तैयार होकर हॉल में उसका इंतजार कर रही थी कि तभी कल्याणी नीलम से बोलती है, बड़ी बहू, जाकर अपनी देवरानी को देख, अभी तक तैयार हुई कि नहीं, कहीं दोबारा तो नहीं सो गई, हमें मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। हे भगवान, मैं देवरानी जी की नींद का क्या करूँ? माँ जी सही कह रही थी, देवरानी जी सो गई होंगी। अब मैं क्या करूँ? माँ जी को क्या बोलूँ? देवरानी जी उठिए, माँ जी नीचे आपका इंतजार कर रही हैं। कितनी नींद आती है आपको? जेठानी जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देवरानी जी, नीचे माँ जी पूजा की थाल लेकर खड़ी है मंदिर जाने के लिए, और आपको तो मैं जगा कर गई थी ना कि तैयार हो जाना, मंदिर जाना है। जेठानी जी, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब दोबारा मेरी आँख लग गई। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या बताऊँ आपको, आज तो मैं भी माँ जी से आपको नहीं बचा पाऊंगी। नीलम और राधा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कल्याणी हाथों में पूजा की थाली लिए वहाँ आ जाती है और राधा को बिस्तर पर देखकर बोलती है, मुझे तो पहले ही पता था कि तू सो रही होगी। मैंने तो तेरी जेठानी से पहले ही बोल दिया था कि तेरी देवरानी को उसकी नींद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और देखो वही सच निकला। माँ जी, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं और तेरी जेठानी जा रहे हैं मंदिर। हम तेरा इंतजार नहीं करेंगे। जब तक हम वापस आएं, तब तक घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए और खाना भी बन जाना चाहिए। माँ जी, ये सारे काम मैं अकेले कैसे करूँगी? जैसे अकेले आराम से सो सकती है, वैसे ही काम भी कर लेना। चल बड़ी बहू। कल्याणी अपनी बड़ी बहू को लेकर मंदिर चली जाती है और राधा को अपनी नींद के चक्कर में इतनी सर्दी में घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। इतना कुछ होने के बाद भी राधा की आदत में सुधार नहीं आता। एक दिन वो अपने परिवार वालों के साथ अपनी रिश्तेदारी की किसी शादी में जाती है और अपनी नींद के चक्कर में सभी ट्रेन से उतर जाते हैं, सिवाय उसके। सामान उतारने के चक्कर में किसी का ध्यान भी राधा पर नहीं जाता। जब उसकी नींद खुलती है तो वो बहुत आगे निकल चुकी थी और अपने परिवार वालों को ना देखकर वो घबरा जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। अपने नींद के चक्कर में मैं कहाँ पहुँच गई? सभी परेशान हो रहे होंगे। राधा को रोते देखकर वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछताछ करता है और उसे उसके घर पहुँचा देता है, जहाँ उसके सभी घर वाले परेशान बैठे होते हैं। जेठानी जी, माँ जी, मैं आ गई। देवरानी जी, आप ठीक है ना? आपको पता है हम कितना डर गए थे आपके गुम होने के कारण, और आप घर भी वापस आ गई, शादी में भी नहीं गए। ऐसी भी क्या नींद देवरानी जी? जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसे लापरवाही कभी नहीं करूँगी, कभी रास्ते में नहीं सोऊंगी। अगर मुझे अपने ससुराल का एड्रेस नहीं याद होता तो पता नहीं क्या होता। राधा को अपनी गलती पर पछताते देखकर सभी उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से राधा भी सतर्क हो जाती है और दोबारा फिर कभी सफर में गहरी नींद में नहीं सोती। राधिका एक बहुत ही प्यारी और गुणी लड़की थी। उसे हमेशा से ही साफ सफाई का बहुत शौक था। वो अपने माता पिता के साथ बेलापुर नाम के छोटे से गांव में अपनी माँ रमीला और पिता सत्तू के साथ रहा करती थी। उनके गांव में अभी तक शौचालय की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ज्यादातर लोग शौच करने बाहर जाया करते थे। राधिका को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन, अरे लाडो, जल्दी आ इधर। जी माँ जी, अभी आ रही हूँ। जरा मेरे हाथ तो धुलवा दे बेटा। माँ, आप जानती है ना कि खुले में शौच जाना कितनी बुरी आदत है। आप समझती क्यों नहीं? अरे बेटा, अब क्या करे, आदत ही ऐसी हो गई है। देखो माँ, हमारे घर में शौचालय है, तो प्लीज आप उसमें जाया करो, ऐसे बाहर नहीं। लेकिन तू कहती है तो कल से चली ही जाऊंगी।
बहुत अच्छी बात है। खुद भी स्वच्छ रहो और बाकी सबको भी रखो। एक दिन उसके लिए बंसी नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। उसके घर में उसकी माँ माला और पिता हरि थे। दोनों परिवार वाले मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। बस अब क्या था, हो जाती है हमारे बंसी और राधिका की शादी। अगली सुबह 4 बजे। अरे ओ छम छम राधा रानी, जल्दी उठ जा, जाना नहीं है क्या? जी माँ जी, कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह? कोई रस्म है क्या? वो घर में शौचालय नहीं है तो इस वक्त गांव की सभी औरतें बाहर जाती हैं। माँ जी देखिए, सुबह सुबह मजाक मत कीजिए मेरे साथ। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, जल्दी उठ जा, समझी? कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। राधिका शौचालय न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हर सुबह 4 बजे उठकर गांव की लोटा पार्टी औरतों के साथ उसे जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या हम अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते? घर के अंदर शौचालय? अरे पागल हो गई है क्या? घर में गंदगी लाएंगे? आखिर कैसी रीत माँ जी, खुले में लोटा लेकर बैठ जाना भला कहाँ की समझदारी हुई? अरे तो तू क्या चाहती है? 4 दीवारी का छोटा सा कमरा बनाकर उसमें बैठ जाऊं? हाय, बदबू से मर नहीं जाऊंगी। अरे घर में चूल्हा जलता है, वहाँ शौचालय, सोच कर भी बड़ी घिन आती है। इसमें गंदा ही क्या है माँ जी? पूरे गांव के सामने जब झाड़ियों के पीछे बैठ जाते हैं, आते जाते लोग सीटियां मारते हैं, तब आपको घिन नहीं आती? अरे तू अपना ज्ञान अपने पास रख, सास हूँ तेरी। हाँ तो मैं भी इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे लिए ये घर बिल्कुल अपवित्र है। और जब तक गांव में शौचालय नहीं बन जाता, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। तभी वहाँ बंसी आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे माँ राधिका, क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? देख ले बेटा, तेरी बीवी क्या कर रही है। कहती है घर में शौचालय बनवाओ। तो गलती क्या कह दिया मैंने? शर्म तो है नहीं, जो मन में आया बके जा रही है। शर्म तो गांव की किसी भी औरत में नहीं बची है। मर्दों का क्या है, जब दिल किया कहीं भी खड़े होकर हो गए फ्री। सारी लाज हया शर्म तो सिर्फ औरतों को ही आती है ना, मर्दों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। राधिका इतना गुस्सा मत करो, मैं घर में शौचालय बनवा दूंगा यार। ओहो, बस बस, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। घर में शौचालय नहीं बनेगा, गांठ बांध लो ये बात। हाँ तो फिर बस, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अब बात स्वच्छता की नहीं, बल्कि मेरे आत्मसम्मान की भी है। और जब तक शौचालय नहीं तो घर में बीवी भी नहीं। इस तरह राधिका अपने सम्मान और स्वच्छता की खातिर घर छोड़कर चली जाती है। बंसी अपनी बीवी राधिका को मनाने की बहुत कोशिशें करता, पर वो वापस नहीं आती है। ऐसे ही एक दिन वो गांव में पंचायत बुलाता है और कहता है, सरपंच जी, मेरा ये मानना है कि आपको गांव में एक शौचालय बनवा देना चाहिए। अरे पागल हो गया है क्या? हमारे पुरखों से चली आ रही परंपरा को मिट्टी में मिला रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जी शर्म कैसी, अब तो हर घर हर गली में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप घर घर जाकर शौचालय बनाएं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ मालिक कि एक सरकारी शौचालय बनवा दो। अरे तू ज्यादा कानून मत झाड़, क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे सब पता है। तो मैंने गलत क्या कहा है? मैं तो गांव की सारी औरतों की भलाई के लिए ही सोच रहा हूँ, सबकी इज्जत का ख्याल है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ भैया, हम तो अपनी लोटा पार्टी में बहुत खुश हैं। हमें नहीं चाहिए कोई शौचालय। अरे अब तो समझ आ गया ना कि क्या चाहते हैं गांव के सभी लोग।
अब अपनी ये बकलोलबाजी बंद कर दे और दफा हो जाए यहाँ से। मेरी बीवी घर वापस आए या ना आए सरपंच साहब, पर मैं इस गांव में शौचालय ला के ही दम लूंगा, चाहे मुझे अपने आप को ही बेचना क्यों ना पड़ जाए। इतना कहने के बाद बंसी वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वालों से एकजुट होकर मदद करने की अपील करता है, पर कोई उसका साथ नहीं देता है। उसके परिवार वाले उसकी जिद के चलते उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, पर बंसी अपना इरादा नहीं बदलता और अर्जी लेकर जिला पार्षद के दफ्तर जा पहुंचता है और सारी बात बताता है। उसकी अर्जी पास भी हो जाती है, पर जब कुछ लोग गांव में शौचालय बनाने आते हैं तो गांव वाले उन्हें मार पीट कर वहां से भगा देती हैं। फिर से गांव की पंचायत बिठाई जाती है। अरे ओ बंसी, क्या तमाशा लगा रखा है ये तूने? हमने कहा था ना ज्यादा कानूनबाजी मत सिखा। अब देख तेरे साथ क्या होता है। भीड़ में से कुछ लोग हाथों में डंडा लिए बंसी की तरफ आते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसके कारण उसे काफी चोटें आती हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो खड़ा होता है और दर्द से करहाता हुआ सभी लोगों से कहता है, अरे गांव की जिस मिट्टी को माँ समझकर पूछते हो उसी को अशुद्ध कर रहे हो। जिस नदी के जल से अपने पशुओं को पानी पिलाते हो उसे दूषित करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों पर, जिनको अपनी ही स्वच्छता का जरा भी ख्याल नहीं है और ना जाने कैसे कैसे अंधविश्वासों को पाला हुआ है। छी! बंसी की बात सुनकर सभी गांव वालों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सबको अपनी गलती का एहसास होता है और स्वच्छता की इम्पोर्टेंस भी समझ आने लगती है। इस तरह बेलापुर गांव स्वच्छ भारत अभियान को अपना लेता है। अब तक जो लोग बंसी का विरोध कर रहे थे वो भी उसका समर्थन देने लगते हैं। कुछ ही समय बाद गांव के हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बंसी की बीवी राधिका भी अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसकी सास माला अपनी बहू से माफी मांगती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। नम्रता की शादी कुणाल से हो जाती है। नम्रता घर आती है और उसकी मुंह दिखाई पर उसकी सास कृष्णा उसे नेकलेस देती है। तभी नम्रता को पता चलता है कि दोनों की पसंद एक ही है और नम्रता बोलती है, मम्मी जी ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया, तो मैंने तेरे लिए खरीद लिया। अच्छा ये बता तुझे और क्या क्या पसंद है? मुझे तो आराम करना पसंद है, एक बार भी आराम करने को नहीं बोला। क्या सोचने लग गई बेटा? ऐसा करो हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। नम्रता फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नम्रता अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है कि थोड़ी देर में उसकी सास उसके कमरे में जाती है। तभी नम्रता उठकर बैठ जाती है और कृष्णा उसे रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, बाद में आती हूँ। मम्मी जी मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है, आओ ना बैठो मेरे पास आकर। हाँ याद आया, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे खाने में क्या पसंद है। मुझे तो मम्मी गोलगप्पे, दही भल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, कढ़ी चावल, पनीर टिक्का। अरे अरे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। हम दोनों की पसंद तो खाने में कितनी मिलती है। आप तो शक्ल से ही चटोरी दिखती हैं। सच में मम्मी जी आपको भी ये सब कुछ पसंद है? बेटा आज क्या सब्जी बनाए? मम्मी जी पनीर बना देती हूँ फिर। अरे बेटा आज तुमसे खाना थोड़ी बनवाएंगे, तुम कल से बनाना। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपके साथ किचन में चलूंगी। रात को कुणाल जब घर आता है, फ्रेश होकर खाना खाने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी कृष्णा अपने बेटे को खाना परोसते हुए बोलती है, कुणाल बेटा, नम्रता और मेरी पसंद बहुत मिलती है। वो कैसे मम्मी? जो मैंने बहू को नेकलेस सेट दिया था उसको वो पहले से ही पसंद था, और जो खाने में इसे पसंद है वही मुझे भी पसंद है। ये तो अच्छी बात है मम्मी, अब तो आपको किसी भी चीज में परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा ये तो है, हमारी पसंद सेम टू सेम है। लगता है तुझसे ज्यादा मुझसे बहू की पसंद मिलती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं।
और कुछ दिन बीतने के बाद कृष्णा के पास उसकी बहन का कॉल आता है। तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन के पोता हुआ है और उसने कुआं पूजन पर सभी को आमंत्रित किया है। तभी कृष्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू मार्केट चलना है, मीना के पोता हुआ है, कुआं पूजन पर उसने सबको बुलाया है। जी मम्मी जी, कब का है कुआं पूजन और क्या लेकर चलना है बच्चे के लिए? बुधवार का बता रही थी, देखो क्या पसंद आता है, कल चलते हैं मार्केट, वहीं देखते हैं। दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही कुणाल को ऑफिस भेजने के बाद कृष्णा और नम्रता मार्केट जाते हैं और दुकान पर एक सुंदर से रोम्पर पर कृष्णा की नजर पड़ती है और वो अपनी बहू से धीरे से बोलती है, बहू इसको क्या बोलते हैं? ये जो नीला सा कपड़ा लटक रहा है बढ़िया लग रहा है। मम्मी जी वो रोम्पर है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। भैया कितने का है ये रोम्पर सूट? 2000 रुपए का है मैडम। 2000 का? साथ वाला तो 1500 का दे रहा था। तो आप पैसे ले लो, हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो आंटी जी। ये कलर नहीं था इसलिए नहीं लिया, मेरी बहू को यही पसंद आ रहा है। दुकानदार से बहस करती हुई कृष्णा को उसकी बहू रोकते हुए बोलती है, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए ना, महंगा ही आता है। नम्रता और उसकी सास कपड़े लेकर दुकान से बाहर निकलती है और बाजार में चलते चलते वो अपनी बहू से बोलती है, बढ़िया लग रहा है रोम्पर तो। अब तो मुझे कब दादी बना रही है, अब तो मीना भी दादी बन गई, मैं कब बनूंगी? चलो मम्मी जी, हम अपनी साड़ियों की शॉपिंग यहाँ से करते हैं। इसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से की थी। अच्छा, बहुत सुंदर थी तेरी साड़ी, फिर तो यहीं से लेनी पड़ेगी। नम्रता और कृष्णा दुकान में चले जाते हैं और दुकानदार से अपने अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकलवाते हैं। दुकानदार निकाल कर साड़ियाँ दिखाता रहता है, लेकिन सारी साड़ियाँ देखकर दोनों सास बहू भी मना करती रहती है। इस बार नम्रता की नजर डमी ने जो साड़ी पहनी थी उस पर जाती है और वो बोलती है, भैया ये वाली साड़ी दिखाना जरा। हाँ यही वाली अच्छी लग रही है। साड़ी तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए भी ये निकाल दो भैया। माता जी, ये हमारे पास एक ही साड़ी बची थी। अरे ऐसे कैसे, सही से देखो, मिल जाएगी। माता जी, ये साड़ी के पीस 4 आते हैं, जिसमें से ये लास्ट पीस है। इसके पैसे बता कितने की है? 5000 की है माता जी। अच्छा, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? आपके लिए लास्ट 4500 लगा रहा हूँ। ना ना, ये तो बहुत ज्यादा है, 4000 ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दे, और साड़ी दिखा दे ऐसी ही बढ़िया सी मेरी बहू के लिए भी। नहीं मम्मी जी, मुझे यही साड़ी पसंद है, मैं यही लूंगी। बेटा तू दूसरी देख ले, मुझे भी यही अच्छी लग रही है। मम्मी जी ये साड़ी मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी। आप अपने लिए दूसरी साड़ी देख लीजिए। भूल मत, पैसे कम मैंने करवाए हैं, मैंने भी साड़ी पसंद करी है। नम्रता और कृष्णा के बीच बहस चल रही होती है और नम्रता साड़ी उठा लेती है। उसके हाथ में से कृष्णा साड़ी खींचती है और दोनों साड़ी के एक एक कोने पकड़कर खींच रही होती है कि तभी साड़ी फट जाती है और दुकानदार बोलता है, अरे मेरी दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ, इसके पैसे दो और अपने घर जाओ। तभी कृष्णा फटी साड़ी देखकर छोड़ देती है। दुकानदार जिद करके दोनों से पैसे मांगता है। तभी नम्रता बोलती है, देखिए आपकी वजह से ये साड़ी फट गई, अब कैसे पहनेंगे इसे, और इसके पैसे भी भरने पड़ेंगे। मैं क्यों भरूंगी, तू भी तो खींच रही थी इसे। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने। अगर आपकी लड़ाई खत्म हो गई हो तो मुझे मेरे पैसे दो और मेरी दुकान खाली करो। नम्रता दुकानदार को पैसे देती है और फटी हुई साड़ी लेकर घर आती है। शाम को जब कुणाल घर आता है तो नम्रता और उसकी माँ मुंह फुलाए अलग अलग बैठी होती है। कुणाल दोनों को मुंह फुलाए देखता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा उतरा लग रहा है? कोई बात है जो दोनों चुप चुप नजर आ रही हो? कृष्णा वहाँ से चली जाती है। इतने में कुणाल नम्रता से पूछता है और नम्रता कुणाल को बताती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मम्मी जी से मेरी लड़ाई हो गई। ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों की लड़ाई हो गई? हम दोनों को एक ही दुकान पर एक ही साड़ी पसंद आई और वो भी फट गई मम्मी जी की वजह से। दोनों की एक ही पसंद है फिर भी लड़ाई हुई? जरूरी थोड़ी है दोनों एक ही साड़ी के लिए लड़ो। तुम कुछ और पहन लेती
अब ऐसा करो, उसका सूट सिलवा लो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। आज ही मैं उस साड़ी का सूट बनवा लेती हूँ। नम्रता उस फटी हुई साड़ी को लेकर जाती है। तभी उसकी सास उसे बाहर जाता देखकर टोकते हुए बोलती है, रुक बहू, मुझे भी वो साड़ी का कपड़ा बहुत पसंद है, मैं भी सूट सिलवा लेती हूँ। क्या मम्मी जी, आप सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के जाएंगी क्या? आप कुछ और पहन लीजिए। मुझे वही पसंद है, मैं भी उसका सूट सिलवा कर पहन कर जाऊंगी। और इसमें मेरी क्या गलती कि हम दोनों की पसंद एक ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस साड़ी का सूट सिलवा लीजिए, मैं अपनी कोई दूसरी साड़ी पहन कर चलती हूँ। ना तो हम सेम कपड़े पहनेंगे, ना ही हमारी लड़ाई होगी। क्यों, है ना बढ़िया आइडिया? हाँ बहू, बढ़िया आइडिया है। तू तो हर कपड़ों में सुंदर दिखती है, तुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है, तू कुछ भी पहन ले, सब बढ़िया लगेगा। कृष्णा और उसकी बहू जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर लेती है। दोनों अलग अलग कपड़े पहन कर आती है और कुआं पूजन में जाने के लिए साथ में घर से निकलती है। कृष्णा और नम्रता की एक पसंद की बहस खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।